आदि किसान के हिसाब से क्या परिभाषा है? देखो जो आदि किसान के विभिन्न वर्गों में जो परस्पर समन्वय नहीं होने का कारण है, उसका कारण ये सरकारी डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एक काल का दूसरे काल से कोई संबंध ही नहीं है। और मिडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री इसमें विशेष रूप से है। अगर एक का काल 500 साल सुधार की आवश्यकता है और व्यवस्था में नकारने की आवश्यकता है। ये पॉइंट क्वेश्चन शुरू होता है कि आप व्यवस्था को कहाँ से शुरू करते हैं। एक हिस्टोरिकल तरीके से क्रमिक रूप से विकसित होने वाली ग्रामीण व्यवस्था है उस पर। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल था। वो सवाल ये है कि जैसे जमीन का जो वर्गीकरण है भारत में, उसमें बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीन है, उसको जमीन का पुनर्वर्गीकरण होना चाहिए। तो आपको क्या मानना है, किसान जातियों के पास जो जमीन है उसका वितरण होना चाहिए, सरकार की जमीन का पुनर्वितरण होना चाहिए, जिसको सरकारी जमीन कह दिया गया? देखिए इंडिया एक ग्रामीण सोसाइटी था। ग्रामीण सोसाइटी में जो व्यक्ति जितनी जमीन पर खेती कर रहा था वो सारा का सारा फूड उसकी देश के पूरी जनसंख्या के तरह के विचार ज्योग्राफी में चल रहे हुए हैं। एक तो क्या है कि प्रकृति सब कुछ निर्धारण करती है, दूसरा क्या है कि ह्यूमैनिटेरियन जिसमें मानव सब कुछ निर्धारण करता है। स्थिति इन दोनों के बीच समस्या है देश में। एक तो यही कि क्या आर्टिफिशियल है, दूसरा ये अगर आर्टिफिशियल नहीं है या है भी तो इसको क्या मतलब मिटाया जा सकता है? देखिए आपने दो वर्ड यूज किए, आर्टिफिशियल है या मिटाया जा सकता है। वास्तविकता में क्या है कि जैसे मनी को हम क्या है कि नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, जोहार। आप देख रहे हो अरबी टाइम्स पॉडकास्ट और आज हमारे साथ में है डॉक्टर एम के मीना जी और आज हम चर्चा करेंगे इनसे आदि किसान मूवमेंट। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। जोहार। जोहार। जोहार आदि किसान धरती माता की जय। डॉक्टर साहब, आपने ये जो जोहार और आदि किसान बोला है, तो किस परिप्रेक्ष्य में अब आप बात करते हो, तो आदि किसान जो नाम रखा गया ये किस परिप्रेक्ष्य में तय किया गया? क्योंकि आदि किसान वर्ड एक संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है जो आदिवासी से शुरू होकर किसान तक जाती है। क्योंकि कोई भी किसान कम्युनिटी है वो किसी न किसी दौर में आदि किसान आदिवासी रही है या खेती से वो क्या है फुली नहीं तो पार्शली संबंधित रही है। तो एक व्यक्ति जो उपजाऊ क्षेत्रों में पूरी साल खेती करता है, दूसरा व्यक्ति जो अनुपजाऊ क्षेत्र है उनमें एक बार खेती करता है, बाकी खाद्य संग्रहण करता है, पशुपालन इस पर निर्भर करता है। तो अगर हम आदि किसान वर्ड का यूज करें तो ये एक संस्कृति को रिप्रेजेंट करेगा जो परंपरागत चली आ रही है और सभी जगह फैली हुई है, जिसमें क्या है कि लोग धरती से जुड़े हुए हैं और धरती से जुड़े हुए यानी कि प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति के साथ समन्वय करते हुए सालों से हजारों सालों से अपने अस्तित्व को बचाए चले आ रहे हैं। मतलब ये एक मानवता का प्रतीक है, एक सभ्यता है। जी। जी सर, आपने बात की कि आदि किसान अपने आप में एक सभ्यता है, पर उसमें भी है ना आपस की बहुत सी कंट्रोवर्सी है, जिसमें आदिवासियत को लेके बहुत से लोगों का ऐसे मानना है कि सिर्फ ट्राइब्स है जो हम ही हैं, ये बहुत से कबीलों का है, एक आध कबीलों का ये मानना है। आपकी नज़र में आदिवासियत, अगर अपन किसान को तो चलो मानते हैं कि जो खेती कर रहा है वो किसान है, चाहे वो गन्ने की खेती कर रहा हो, चाहे वो आपके केले की खेती कर रहा हो, चाहे वो आपके गेहूं की खेती कर रहा हो, धान की कर रहा हो, लेकिन आदिवासी की जो आपके आदि किसान के हिसाब से क्या परिभाषा है? देखो जो आदि किसान के विभिन्न वर्गों में जो परस्पर समन्वय नहीं होने का कारण है, उसका कारण ये सरकारी डेफिनेशन है। सरकार क्या है कि रिजर्वेशन के लिए या दूसरी अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक डेफिनेशन बनाती है। उसमें कुछ जातियां आती है, कुछ उसमें रह जाती हैं। लेकिन आप किसी भी जाति को नहीं नकार सकते जो प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति से अपने जीवन का संचालन सदियों से करती आ रही है। वो पार्शली या पूर्ण रूप से आदि आदि किसान नहीं है। मीन्स आप चाहे किसान को ले लीजिए, भले ही कृषि का अब क्या है कि मैकेनाइजेशन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। उस मजदूर को ले लीजिए जो खेती में काम कर रहा है, और उस आदिवासी को ले लीजिए जो जंगलों में खाद्य संग्रहण से निर्भर है। तो ये सभी पार्शली फूड गैदरिंग भी कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं। तो इनको किसी डेफिनेशन के आधार पर अलग कर देना एक बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। और क्योंकि हमको क्या है कि सरकारी योजनाओं के बेनिफिट के लिए ऐसा करना पड़ता है, और निश्चित रूप से सरकार वेलफेयर के लिए होती है तो वो करती भी है। तो लेकिन क्या है कि इनको ये कहना कि ये अलग अलग है, ये नहीं कहा जा सकता। सैद्धांतिक रूप से ये सब एक है, व्यवहारिक रूप से इनमें विभिन्न क्राइटेरियाओं के आधार पर विभाजन किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी बात करते हैं आदि किसान की मूवमेंट की, हम लोगों ने चर्चा की, ये मतलब कहाँ ये दिमाग में कब से आया और कैसे ये शुरुआत हुई, इसके बारे में आप थोड़ा बताओगे? देखिए ये लगभग आदि किसान मूवमेंट 2015 में शुरू हुआ
और 2015 के 15 से पहले इसकी भूमिका बन चुकी थी। क्योंकि क्या है कि जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो तथ्य हैं जी वो इतने सेग्रीगेट किए हुए हैं कि एक स्टेट एक नेशन से बाहर तो है ही नहीं। मीन्स आपने क्या है कि अपना अपना हिस्ट्री लिख रखा है, उनको लिपियों के आधार पर विभाजित कर कर उन पे बड़े बड़े ग्रंथ लिखकर सरकारी प्रकाशन से उनको निकाल कर और ऐसी भाषाओं में जो क्या है कि संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, अरबी, फारसी जो क्या है कि लोकल लोगों में बोली नहीं जाती है, उनमें उनके रेफरेंस दे देकर आप ऐसी कहानियां बना देते हैं जिनका क्या है कि स्थानीय लोगों से कोई संबंध नहीं होता। बस उनको क्या है कि ज्ञान के आधार पर मानना पड़ता है। तो इस तरह से क्या है कि बड़ा लिटरेचर इंडिया में क्या है कि अंग्रेजों के आने से ही प्रारंभ किया हुआ है। क्योंकि अंग्रेजों को क्या है कि एक स्थिरीकरण बनाना था, उनको क्या है कि कुछ लोगों को लेकर दूसरे लोगों को नियंत्रित करना था और एक पालतू पशु की तरह जैसे लिटरेचर तैयार किया जाता है, कोर्स तैयार किया जाता है, उन्होंने स्टार्टिंग से ही काम किया क्योंकि उनके पास सत्ता भी थी, शक्ति भी थी, तो दूसरे को उसमें फ्रेम में फिट होते चले गए। और आप एक आदमी का जो नॉलेज का स्तर देखो, इवन ग्रामीण व्यक्ति का देखो, जो अपने स्थान से बहुत ज्यादा दूर तक नहीं गया हुआ है, उनको उन तथ्यों की नॉलेज नहीं होती है, तो इसलिए क्या है कि वो विश्व के स्तर पर एक का लिटरेचर दूसरी जगह चेप देना, एक स्थिति को में जो लिखा हुआ है उसको ट्रांसलेशन और नाम और प्लेस बदल कर दूसरे में प्रो देना, और उनका क्या है कि सदियों तक सरकारी फंड से प्रचार प्रसारित कर सोशलाइजेशन करना। तो उसके बाद 150 साल बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि हम उस हिस्ट्री को अपनी समझने लग जाते हैं। और हिस्ट्री आपकी एंटाइटलमेंट थ्योरी को डिटरमाइन करती है। हिस्ट्री से आप क्या है कि एक संस्कृति बनाते हैं, संस्कृति बनाते हैं, पहचान बनाते हैं, पहचान की फिर राजनीति करते हैं, राजनीति के आधार पर आप सोशोलॉजी बनाकर स्तरीकरण बनाते हैं और स्तरीकरण के आधार पर आर्थिक संसाधनों का बंटवारा कर देते हैं। तो ये पूरी एक गुलाम बनाने की प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस चल रही है, जिसको क्या है कि एक सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता है। और उसको समझने के लिए क्या है कि एटलीस्ट एक उच्च स्तर का इंफॉर्मेशन और वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, जो केवल इंडिया में ही नहीं, इंडिया के अलावा जो संस्कृति है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया की संस्कृति है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, चाइना की भी संस्कृति जिसमें कंफ्यूशियस बौद्ध धर्म है, यूरोपियन की संस्कृति है जहां पर क्या है कि पुराना लिटरेचर लिखा हुआ है, तो आप उसको क्रॉस वेरीफाई करके देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सारी कहानियां वहां पर भी है, वहां पर नाम और प्लेस बदले हुए हैं, लिपि अलग है। तो आप एक जीवन में इतने ज्ञानी हो सकते हैं कि पूरे विश्व का लिटरेचर पढ़ लें, पूरे विश्व का लिटरेचर आपको अवेलेबल हो, पूरे विश्व को क्रॉस वेरीफाई कर लें और फिर ये बताएं कि ये यहाँ पर ऐसा ऐसा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इवन एक सामान्य ग्रामीण व्यक्ति के लिए तो ये संभव नहीं है। तो ये कितने बड़े स्तर की प्लानिंग है, आप उसको नहीं समझ सकते और इसमें आप केवल गुलाम बनने के लिए बाध्य हैं। कुछ लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, जो क्या है कि लंबे समय के अध्ययन के बाद संभव हुआ, 2015 में संभव हुआ, जिन्होंने ऐसा किया, उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये लगातार मॉडिफिकेशन हो रहा है और क्या है कि इससे आदि किसान का मूवमेंट एक जन मूवमेंट में बदलता जा रहा है। तो सब 2015 से एक शुरुआत हुई और आज 2025 में हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर। बड़ी बात है, जैसे आपने हिस्ट्री का नाम लिया अभी, तो आदि किसान ने हिस्ट्री के एक बड़े प्रिपरेशन को तोड़ा है। जो भारत में एक, आप लोग हालांकि उनको तथाकथित कहते हो, लेकिन जो भारत के इतिहास में पढ़ाया जा रहा है कि चाहे वो तुर्क हो, चाहे वो आपका मंगोली हो, चाहे खिलजी हो, चाहे गुलाम हो, चाहे मुगल हो, ये सब है जो आपके खैबर के दर्रे के होते हुए आए। और आप इन सब चीज़ों को काटते हुए कह रहे हैं कि भारत में जो बाहर से लोग आए हैं वो पूर्व की तरफ से आए हैं। तो इसका आप मतलब क्या जस्टिफिकेशन आप लोगों को? देखिए, इसके लिए हमको कोलोनाइजेशन की प्रोसेस को समझना पड़ेगा। अंग्रेजों को अगर हम यूरोपियन को अगर हम देखें तो यूरोपियन 1500 के आसपास जो वेल स्टेब्लिश फैक्ट है, साउथ एशिया या इंडिया में भी पहुंचे और इसके साथ साथ वो अमेरिका में भी उधर पहुंच रहे हैं। जी तो ये कोलोनाइजेशन के अब जो क्या है कि फूड की रिक्वायरमेंट के लिए, कोलोनाइजेशन के लिए दूसरे देशों में जा रहा है। अमेरिका जैसे देशों में वो जमीन खरीद रहा है, जी मीन्स क्या है कि वो फ्रेंच, स्पेनिश, मैक्सियन से क्या है कि जमीन खरीद रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है और यहाँ पर युद्ध किए जा रहे हैं। इंडिया के राजा महाराजा इतने गरीब थे कि वो कुछ नहीं खरीद पाए। अमेरिका में इंडिया को ये कहा जाता है कि इंडिया इतना सोने की चिड़िया था और जमीन का एक टुकड़ा नहीं खरीद पाया। एक्चुअली क्या है कि ये सारी कहानियां लुटेरो ट्रेडर्स के द्वारा वेल स्टेब्लिश की हुई है। लुटेरा एक स्थान का लुटेरा आगे जाके ट्रेडर बनता ही है, क्योंकि जो माल उसने लूटा हुआ उसको बेचना ही है। और ट्रेडर आगे जाके अपना व्यापार को स्टेब्लिश करने के लिए राजा बनना चाहता है। तो मीन्स इसके लिए क्या है कि किस तरह का लिटरेचर बनाया जाए, कि ये यूरोपियन की एक रिक्वायरमेंट थी और यूरोपियन एक एडवांस सोसाइटी है और उस कम से कम लिटरेचर के मामले में इंडिया से आगे रहा है। और वो
इतने समझदार हैं कि दूसरे उनसे पिछली जो या पीछे की जो सोसाइटी है उसके लिए ऐसा कोर्स डेवलप कर देते हैं जिससे क्या है कि वो उन फैक्टों को स्वयं ही मान लें जिससे उनको फायदा होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक चीज जो आपकी बात की आपने, एक वर्ड ऐसा है जो आदि किसान ने पूरे देश को दिया, थाईलैंड ही एक वर्ड है। आप किन चीज लोगों के लिए थाईलैंड ही यूज किया करते हो? वैसे इसको आज इंडिया में गाली के तौर पे देखा जाता है, आप किसी को थाईलैंडी बोलते हो तो मतलब थाईलैंडी का क्या प्रोसेस रहा होगा जिनको आप थाईलैंडी बोलते हो या बताते हो? देखिए, इंडिया में जो साउथ ईस्ट एशिया है इससे आवागमन को छुपाया गया है। इवन पहले छुपाया भी नहीं गया, म्यांमार तक इंडिया की सीमाएं रही हैं। जी। और क्या है कि म्यांमार, बंगाल और आज का बांग्लादेश, यहाँ तक इनका कि सीधा सीधा संपर्क रहा है। जी। तो एक नस्ल ऐसी है जो इनसे बहुत समानता रखती है, आप चाहे उसके फिजिकल फीचर्स मिलाकर देख लें। और थाईलैंड में जो राजा राम है उनका वेल स्टेब्लिश जो राज्य है वो आज भी चला आ रहा है, एक संस्कृति को, वेल स्टेब्लिश संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। और इंडिया में भी ये संस्कृति वेल स्टेब्लिश है। तो थाईलैंड के लिए जो है, ये जो क्या कि इंडिया जब आज़ाद हुआ या देखे कि क्या कि 1757 में जब इंग्लैंड जब ब्रिटिशर यहाँ पर आए तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे लिटरेचर्स को स्टैब्लिश करना यहाँ पर शुरू किया जो यहाँ का नहीं था। राजा राम मोहन राय सुधार कर रहे हैं सती प्रथा में, अब वो केवल बंगाल के लिए सुधार कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी जो प्रथाएं, स्तन की प्रथाएं, वो केरल में आप क्या है कि इस तरह की प्रथाओं को पूरे नेशन पर चेप देते हैं और थोप देते हैं और उसमें सुधार की बात करते हैं। तो क्या है कि ये एक तरह का क्या है कि लोगों को टैग करना है, पहचान को चिपका देना है। और चिपका में ऐसा इस विश्व स्तर पर या फिर क्या है कि नेशनल स्तर इतना प्रसारित करना है कि वो उस पहचान से व्यक्तिगत रूप से बाहर ही नहीं आ सके। तो क्या है कि इंडिया की जो सोसाइटी है, एक बड़ा जो समूह है, उसमें क्या है कि हीन भावनाएं ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाती है। अब इस हीन भावनाओं को कैसे काउंटर किया जाए, तो इसके लिए क्या है कि जो थाईलैंडी जो शब्द है ये इजाद किया गया। ये देखा गया कि क्या है कि अंग्रेज अपने साथ दो तरह के स्लेव लेके आते थे, एक जो उनके डोमेस्टिक स्लेव थे और एक उनके क्या है कि साथ में काम करने वाले स्लेव थे। तो डोमेस्टिक स्लेव का जब स्टडी किया जाए तो थाईलैंड टाइप की कल्चर उनमें पाई गई और थाईलैंड टाइप की जो कल्चर उसमें पाई गई उसके आधार पर ये थाईलैंडी वर्ड पहचान में किया गया। ये एक तरह से डोमेस्टिक स्लेव टाइप के हैं, लेकिन क्या है कि ये दूसरों को स्लेव कहकर अपने आप को ग्लोरीफाई। डॉक्टर साहब, इसमें मेरा फिर एक क्वेश्चन, आपके बोले में से एक क्वेश्चन आता है। राम को और अयोध्या को थाईलैंड में भी वही मान्यता है, हमारे यहाँ भी वही मान्यता है राम को। और कुछ लोग कहते हैं कि राम है जो थाईलैंड में इधर से गए हैं, और थाईलैंड वाले उन पे दावा करते हैं कि राम हमारा है। तो कल्चरली हम अगर आप लोग स्टडी करते हो तो क्या मानते हो कि राम थाईलैंड से इधर आए, इधर से उधर गया है? देखिए, हिस्टोरिकल जो फैक्ट है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है रेफरेंस। और रेफरेंस किस लैंग्वेज से दिया जा रहा है? अगर वो रेफरेंस इंडिया में संस्कृत से दिया जा रहा है, लेकिन क्या है कि जो संस्कृत से जो रेफरेंस दिया जा रहा है तो हर लिटरेचर का एक ज्योग्राफी होता है। तो अगर आप क्या कि उसके क्या कि जितना भी लिटरेचर जो क्या है कि रिलीजियस माइथोलॉजी में लिखा हुआ है, अगर उसका एनालिसिस करें तो उसके आधार पर ही प्लेस का निर्धारण किया जा सकता है। आप क्या है कि एक स्थान की कहानियां दूसरे स्थान पर आसानी से चिपका सकते हैं। आप ये कह सकते हैं ये वाला पहाड़ है, ये ऐसे पहाड़ है, लेकिन आप दूसरे प्लेस पर जब इस तरह सेट करके देखते हैं तो आप पाते हैं कि इस कहानियों का मेन स्थान कौन सा है। तो मीन्स क्या है कि कौन कहाँ से आया है, इस पर विशद चर्चा की जरूरत है। और ये विशद चर्चा जो ज्योग्राफिकल आधार पर इसके साथ साथ साहित्य के ज्योग्राफी के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, उनके निर्माण एंथ्रोपोलॉजिकल आधार पर, उनके सामाजिक परंपराओं के आधार पर, तो वो थाईलैंड के आसपास भी स्टैब्लिश किया जा सकता है। अब ये आजकल ये राजनीतिक क्वेश्चन बन गया है, तो निश्चित रूप से बट एक पर्सन या पूजनीय पर्सन के आधार पर किसी पर सारी पहचानें चेप देना सही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक वर्ड और, एक तो थाईलैंड ही आदि किसान द्वारा दिया हुआ वर्ड है जो पूरे देश में ट्रेवल कर चुका है। एक दूसरा नारा आपका बड़ा प्रसिद्ध है, थाई चंपाई भाई भाई। और तो ये थाई चंपाई वाला कॉन्सेप्ट भी मतलब वहीं से है या इसमें कुछ डिफरेंस है? देखिए, वैसे थाईलैंड के पास चंपा एक प्रदेश है और क्या है कि ये वहाँ पर भी इंडिया की इसी तरह संघर्ष होता रहा है। और क्या है कि अंग्रेजों का अगर हम क्या है कि इंडिया में प्रस्थान या क्या कि आवागमन देखें तो हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने पहले साउथ ईस्ट एशिया को कंट्रोल किया और वहाँ के स्लेव ट्रेड के माध्यम से उन्होंने सारे वर्ल्ड में अपना शासन किया। तो थाई चंपाई अगर आप इनका डीएनए का अध्ययन करें तो लगभग एक ही जैसा आपको दिखाई देता है।
और एक संस्कृति जो शहरी संस्कृति टाइप की है, जो एक दूसरे को की कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर उनको क्या है कि थाई चंपाई भाई भाई कह दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, वहीं पे आते हैं। वर्ण व्यवस्था को भारतीय समाज पे थोपा गया है, आप लोगों का ऐसा कहना है। तो क्या वर्ण व्यवस्था भारतीय सोसाइटी का नहीं रहा, भारत के मूल कबीलों का नहीं रहा? देखिए, वर्ण जिस तरह का कॉन्सेप्ट है वो बिना प्लान के पूरे इंडिया में एक्सेप्ट फैलाया ही नहीं जा सकता। अब आप बताइए कि क्या सभी लोगों ने क्या कि मीटिंग करके वर्ण व्यवस्था को एक्सेप्ट किया है? नहीं। ये क्या है कि साहित्य के माध्यम से स्टेब्लिश किया गया वर्ड है, और साहित्य के माध्यम से आपने विभिन्न लिपियों में भाषाओं में साहित्य या बोलियों में साहित्य को फैलाया। और क्या है कि एक जनरेशन के बाद अगर आप ऐसा काम करते हैं, 200 साल तक ऐसा काम करते हैं, और क्या कि तो क्या कि ये ऑटोमेटिक स्टेब्लिश हो जाना स्वाभाविक है। और इसका सबसे बड़ा क्या कि फायदा यूरोपियन उठाते हैं। वो एक स्टैटिकन को स्टेब्लिश करते हैं जिसमें ऊपर वाला नीचे वाले को कंट्रोल करता है, नीचे वाला अपने नीचे वाले को कंट्रोल करता है, और उसका अल्टीमेटली एक स्लेव कल्चर आप स्टेब्लिश करते हैं, और उसका बेनिफिट विदेशों को भी जाता है। ऊपर वाले को थोड़ा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट है विदेशों को जाता है। डॉक्टर साहब, आप लोग कहते हो कि किले नहीं, ये जो मुगल नहीं थे, राजा नहीं थे, तो फिर ये जो किले बड़े बड़े बने हुए हैं, ये जो शहर बसे हुए हैं, ये किन लोगों ने बसाए, और ये इनको आप कैसे काट के रूप में करोगे? देखिए, ये सब दुर्जन स्थानों पर बसे हुए किले हैं। इंडिया के कोस्टल एरिया में लिए जाएं तो 600 किले आपको मिल जाएंगे, और अंदर बसाए हुए क्या है कि उससे रिलेटिवली डबल दहाई के अंक में नहीं पहुंचने वाले किले हैं। और ये दुर्जन स्थानों में बनाए हुए किले हैं, ये माल गोदाम के लिए तरह यूज किए जा रहे हैं। इनमें क्या है कि अगर आप क्या है कि रहने का प्लेस देखा जाए तो वो बड़ा लिमिटेड है। हाँ, ये सुरक्षा के लिए बनाए जा सकते हैं, बट इसके लिए हमको आर्किटेक्चर की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जी। एक दलदली एरिया में रहने वाले लोग या कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग पक्के मकान, या ठंडे एरिया में रहने वाले लोग पक्के मकान बनाकर ही सर्वाइव करते हैं। जी। इंडिया में ऐसा वातावरण ही नहीं है जिसके लिए किले बनाकर रहा जाए। और बाहर से आने वाले व्यक्तियों को या ट्रेडर्स को अपने माल की सुरक्षा के लिए, पशुओं की सुरक्षा के लिए एक ऐसे एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट होती है। धीरे धीरे इन किलों का उपयोग अंग्रेजों ने क्या है कि शुरू किया, और उसके बाद क्या है कि इनको प्रशासनिक व्यवस्था का अड्डा बनाया और उसमें अपने सरकारी ऑफिस खोल लिए। तो मीन्स क्या है कि पुराने समय में तो इनका कोई उपयोग नहीं है, अंग्रेजों के समय सरकारी ऑफिस खोलने में थोड़े बहुत किले या मशीनरी जरूर काम में ली गई है। और ये जो कल्चर है इंडिया में तो कहीं भी इस तरह का कल्चर नहीं है। यूरोप में आप देखें तो जिस तरह के किले बनाए हैं उससे अच्छे अच्छे किले बने हुए हैं, और ये स्किल उन्हीं के पास है। उन्होंने या फिर आप अफ्रीका ले लें जहाँ पर एकदम गर्म क्लाइमेट है, वहां पर भी क्या है कि इस तरह के निर्माण की जरूरत पड़ सकती है। इंडिया में आप क्या है कि एक छान के छप्पर में रह सकते हैं। फालतू में आपको लोहा निकाल कर अंदर से 100 मीटर अंदर से लोहा निकाल कर या और पत्थर मिट्टी को चुनकर बड़ा किला बनाने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, एक आपका शब्द है आदि किसान का जाजम, और एक व्यवस्था का शब्द है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र और जाजम में से कौन ज्यादा बेस्ट है आपके हिसाब से? देखिए, लोकतंत्र एक औपचारिक व्यवस्था का शब्द है, और जाजम एक परंपरागत व्यवस्था का शब्द है। अगर आप क्या है कि परंपरागत लोकतंत्र की बात करते हैं तो आपको जाजम पर ही जाना पड़ेगा। लोकतंत्र जो लोगों के बनाया हुआ तंत्र, लेकिन अगर इसमें तंत्र शब्द अगर महत्वपूर्ण हो जाता है तो क्या है कि लोग अपनी जो बातें एक सीमित रूप से ही कह पाते हैं, लेकिन जाजम में सभी व्यक्ति समान रूप से कह सकते हैं, और उसके द्वारा जो निर्णय है वो सब आपसी में एक दूसरे पर लागू करते हैं। उसके पीछे समाज की शक्ति होती है, और लोकतंत्र क्योंकि आधुनिक व्यवस्था का शब्द है, इसके पीछे कानूनों की शक्ति होती है। तो मीन्स परंपरागत रूप से तो जिसको हम जाजम कह रहे हैं वही आधुनिक रूप में लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास है, लेकिन हम कितना कर पाते हैं ये हमें खुद देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जाजम में परिवार को इकाई माना जाता है और लोकतंत्र में व्यक्ति को इकाई माना जाता है। तो समाज के लिए परिवार इकाई के रूप में बेस्ट रहेगा या व्यक्ति इकाई के रूप में बेस्ट रहेगा? देखिए, कंजम्पशन की इकाई परिवार ही है। परिवार में एक व्यक्ति कमाता है, दूसरे व्यक्ति खाते हैं। लेकिन क्या है कि जब हम राज्य नियम और कानून बनाते हैं तो व्यक्ति को इकाई मान लेते हैं, और व्यक्ति को इकाई मानने से इकाई मानने से कानूनी व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में पैराडॉक्स उत्पन्न होता है। हर गांव में आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों पर जमीन के विवाद होना, ये एक ट्रांजेक्शन का फेस है जो ये बताता है कि कैसे आप समाज के नियम और परंपराओं को कानूनी परंपरा में बदलते हैं, तो कितने तरीके से लड़ाई झगड़े विवाद हो सकते हैं।
तो डॉक्टर साहब एक तरफ तो आप कहते हो कि राज्य का भी कानून कानून है और उसके भी नियम है, और समाज का भी कानून कानून है और उसके भी नियम है, तो फिर डिफरेंस क्या है? देखिए समाज जैसे हम परंपरागत व्यवस्था से आधुनिक व्यवस्था में आते हैं, तो क्या है कि क्योंकि औद्योगिकरण के बाद क्या है कि विनाशक हथियार बहुत सीमा तक बने हुए हैं ना। लोग क्या है कि या फिर विश्व युद्ध भी हो चुके हैं, या फिर इस तरह के जो विनाशक हथियार है जो दूसरे समाज को, चाहे भले ही वो मोरली रूप से कितना भी अच्छा हो, नष्ट करने पर तुले हैं, तो ऐसे समय में हमको एक राज्य की आवश्यकता या राष्ट्र राज्य की आवश्यकता पड़ती है, जिसके तहत हम अपनी समाज की परंपराओं और रीति रिवाजों को अपना सकें। तो मीन समाज हमारी एक आंतरिक व्यवस्था है और राज्य हमें सुरक्षा देने की एक व्यवस्था है, तो हमको इनमें समन्वय करने की आवश्यकता है। जी सर। डॉक्टर साहब एक और बड़ा क्वेश्चन है जो बार बार आदि किसान के साथ ही है, जो इस हालांकि आप हम सहमत हो नहीं हो, लेकिन वो क्वेश्चन है दर्शकों का कि जो 5,000 साल के शोषण की जो बात की जाती है वो किस परिप्रेक्ष्य में है, और उसको आदि किसान नकारता है, वो उस किस परिप्रेक्ष्य के आधार पर नकारता देखिए इंडिया का जो हिस्ट्री है वो इतना सैगमेटिक रूप से लिखा हुआ है कि एक काल का दूसरे काल से कोई संबंध ही नहीं है। है? जी और मिडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री इसमें विशेष रूप से है। अगर एक का काल 500 साल बढ़ जाए तो दूसरों के काल को ऑटोमेटिक 500-700 साल आगे बढ़ा देते हैं। तो ये सब्जी के ठेले की व्यवस्था नहीं है हिस्ट्री। हिस्ट्री का अगर आपको हिस्टोरिकल क्या है कि आपको एक्सप्लोइटेशन सिद्ध करना है, जी तो आपको क्या है कि हिस्ट्री का एक कर्मिक अध्ययन करना पड़ेगा। एक के संबंध दूसरे से स्टैब्लिश करने पड़ेंगे। इंडिया में इतने राजा हुए हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिले, तो मीन्स इस तरह की जो इलॉजिकल चीजें हैं, जो क्या है कि माइथोलॉजी पर आधारित है, जो ऐसे रेफरेंस पर आधारित है जो क्या है कि आपसे संबंधित नहीं है, या ऐसे रेफरेंस पे आधारित है जो आप उस सत्ता के द्वारा दी गए हैं जो आपको गुलाम की व्यवस्था में फिट करना चाहती है। तो क्या है कि इसके आधार पर क्या है कि शोषण 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 करना, अपने आप को डिमोरलाइज करना है। और ये जो शोषण शोषण का जो राग जिन लोगों के द्वारा अपनाया जाता है और जिन लोगों के लिए अपनाया जाता है, तो उन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि हम कितने वीर हैं, कितने साल से शोषण कर रहे हैं। उनके लिए ये क्या है कि टोनिक का काम करता है, दूसरों के लिए क्या है कि ये एक तरह से डिमोरलाइजेशन का काम करता है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल जो बहुत बार मतलब लोग पूछते हैं, आदि किसान के लिए कहते भी हैं कि एक तो ये हो कि व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, तो वो कर सकते हैं, जबकि आदि किसान तो व्यवस्था को ही नकारता है, तो फिर आदि किसान किस हिसाब की व्यवस्था देगा कल को आप लोग अगर सत्ता में आए? देखिए व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है और व्यवस्था में नकारने की आवश्यकता है। ये पॉइंट क्वेश्चन शुरू होता है कि आप व्यवस्था को कहाँ से शुरू करते हैं। एक हिस्टोरिकल तरीके से कर्मिक रूप से विकसित होने वाली ग्रामीण व्यवस्था है, उस पर आप एकदम एक आधुनिक और कानूनों से चलने वाली व्यवस्था थोप देंगे, तो और कहेंगे कि इसमें सुधार कर कर आप इसको अपना लें, तो ये सुधार नहीं है, ये एक तरह का क्या है कि बाध्यता है। दूसरा, सुधार की आवश्यकता, निश्चित रूप से सुधार और समन्वय की आवश्यकता। जो परंपरा रूप से विकसित हो रहे नियम कानून परंपराओं में, उनको अपने में सुधार कर कर नई अव्यवस्था के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है, ये सही कहा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन और भी निकल के आता है, जैसे आपने कहा कि मतलब आप आदि किसान के लिए कहा जाता है, आदि किसान के कई साथी लिखते हैं सोशल मीडिया पे कि जमीन की जो मांग है वो आर्टिफिशियल पैदा की गई है, जबकि भारत की जनसंख्या 150 करोड़ के ज़्यादा पहुंच चुकी है, तो वो आर्टिफिशियल कहाँ रही? रियल में जमीन की तो जरूरत रहेगी ना लोगों को। देखिए अभी भी जनसंख्या घनत्व को अगर हम देखें तो बंगाल, बिहार, यूपी, जो पंजाब, जीटी रोड है। हाँ, पंजाब, हरियाणा और इंडिया के कोस्टल एरियाज और आंतरिक भागों में बड़े महासागरों में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखें कि बहुत सारी जमीन जो सामुदायिक उपयोग की है, बहुत सारी जमीन जो सरकारी नियमन के अंतर्गत या बिना यूज के पड़ी हुई है, बहुत सारी जमीन जो आदिवासियों के द्वारा फूड संग्रहण के लिए यूज की जाती है, उसमें एक्टिविटीज को ब्लॉक कर दिया गया है। तो मीन्स क्या है कि अगर आप कुल मिलाकर देखें तो इंडिया में क्या है कि जो जमीन की स्केर्सिटी है घर बनाने के लिए या थोड़ी बहुत खेती करने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, किसी की कोई सीमा नहीं कहा जा सकता कि अगर आप सीमा को निर्धारित नहीं किया जा सकता। जी डॉक्टर साहब एक और सवाल था, वो सवाल ये है कि जैसे जमीन का जो वर्गीकरण है भारत में, उसमें बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन है, उसको ज़मीन का पुनर्वर्गीकरण होना चाहिए। तो आपको क्या मानना है, किसान जातियों के पास जो ज़मीन है उसका वितरण होना चाहिए, सरकार की ज़मीन का पुनर्वितरण होना चाहिए, जो जिसको सरकारी ज़मीन कह दिया गया? देखिए इंडिया एक ग्रामीण सोसाइटी था।
ग्रामीण सोसाइटी में जो व्यक्ति जितनी ज़मीन पर खेती कर रहा था, वो सारा का सारा फूड उसकी देश के पूरी जनसंख्या के लिए काम आता था। तो खेती करना एक क्या है कि दूसरों को लाभ देने वाला व्यवसाय है। ऐसा नहीं कि जितना आप फूड खुद कंज्यूम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही आप खुद कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति के पास अपने परिवार, क्योंकि पहले संयुक्त परिवार होते थे, वो 100 बीघा में भी खेती कर रहे हैं या 125 बीघा में भी खेती कर रहे हैं। धीरे धीरे परिवार व्यक्तिगत हो गए, होते चले गए। जन जन 1950 में आपने सभी के क्या कि कागज बनाकर सामुदायिक जमीन को व्यक्तिगत बनाने पर रोक लगा दी। तो अब निश्चित रूप से क्या कि उनके पास जो बाकी जमीन थी वो सरकारी, सामुदायिक, वनों की या फिर किसी अन्य उपयोग की घोषित कर कर आपने क्या है कि लोगों की सामान्य पहुंच से बाहर निकाल दी। तो क्या है कि निश्चित रूप से 50 के बाद तो लोगों के परिवार बढ़े हैं, परिवारों में विभाजन हुआ है, लोगों के परिवारों की संख्या बढ़ी है। तो अब वो उस व्यवसाय में कैसे रह सकते हैं? तो ये कहा जाना कि क्या है कि परंपरागत जमीन को छीनी जानी चाहिए, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है ना? लेकिन क्या है कि जिनके पास कम है, जी तो ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर क्या है कि उनको भी ज़मीन जो जीने हम लोग- लायक है वो दी जा सकती बिल्कुल है ना? आप दे ही रहे हैं। आप पाकिस्तान से जो लोग आए विस्थापित उनको हो क्या है गए। कि विस्थापित होकर गए, उनको इंडिया में खूब बड़ी-बड़ी ज़मीन दी गई। बिल्कुल क्या इंडिया के लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं थे? उनको भी दे दी जानी चाहिए थी। तो मीन्स क्या है कि बहुत सी ज़मीन जो आपने सरकारी बनाकर लोगों की पहुँच से बाहर कर दी गई है। निश्चित रूप से सरकार का जो मेन उद्देश्य होता है वेलफेयर करना है, लेकिन वेलफेयर के नाम पे भी आप दे सकते हैं। तो खाने और जीने लायक ज़मीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या है कि एक सीमा से आगे जो ज़मीन है, उसको अगर आप बढ़ाते जाएँ तो निश्चित रूप से वो सीमित है। डॉक्टर साहब लगभग सब पे चर्चा हो गई, दो चीज़ें छूट गई, उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। एक तो जो आज के दौर में जो महामारी आ रही है, चाहे वो जानवरों में गिनती आ रही हो, चाहे वो इंसानों में कोरोना आ रहे हो, तो इन महामारियों पर आदि किसान के क्या विचार हैं? देखिए, हाँ, 2 तरह के विचार ज्योग्राफी में चल रहे हुए हैं। एक तो क्या है कि प्रकृति सब कुछ निर्धारण करती है, दूसरा क्या है कि ह्यूमैनिटेरियन जिसमें मानव सब कुछ निर्धारण करता है। स्थिति इन दोनों के बीच की है। मीन्स न तो क्या है कि मानव सब कुछ को निर्धारित कर सकता है, न प्रकृति में कोई चेंज नहीं किया जाता। मनुष्य अपने ज्ञान के आधार पर, तकनीकी के आधार पर बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तित कर रहा है। लेकिन जब आप परिवर्तन के दौर में होते हो, ट्रांजेक्शन फेस में होते हो, तो क्या है कि बहुत सारे जो बीमारियां भी उत्पन्न होंगी, बहुत सारी क्या है कि आपदा भी आएंगी। तो लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि वो किस उद्देश्य से की जा रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार की जरूरत है, क्योंकि आप एक एकेडमियन भी हो, देखो, विशेषकर आदि किसान के संदर्भ में? देखिए, इंडिया की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो शुरू से ही क्या है कि औपचारिक बनाई गई है। और क्या है कि और शिक्षा के थ्रू नौकरी प्राप्त करना या निजी या सरकारी नौकरी प्राप्त करना या कारखानों में काम करना, एक इसका हमेशा उद्देश्य रहा है। इसको क्या है कि विभिन्न जो विषय हैं इनकी सीमाओं के अंतर्गत बांधा हुआ है। और लंबे समय तक अगर हम क्या है कि हमारी शिक्षा नीति को लें, तो क्या है कि आज़ादी के बाद हम खुद बना रहे हैं। जी तो सरकारी क्षेत्र एक रोजगार प्रोवाइड करा, तो सब उस ओर भाग रहे थे। उसके बाद 1991 के बाद निजीकरण भी शुरू हुआ, तो क्या है कि लोग निजी क्षेत्र की ओर भी भागने लगे। लेकिन क्या है कि रोजगार समस्या तभी है जब आपके पास संसाधन नहीं हो। जी अगर आपके पास संसाधन हैं, जी अगर एंटाइटलमेंट सिस्टम आपके फेवर में है जी और आपके पास स्किल भी है, तो आप अपना अपना क्या है कि जो जीवन की रिक्वायरमेंट है उनको खुद पूरी कर सकते हैं। तो हमें क्या है कि फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल जो सिस्टम हमारा है, जी उसमें भी ये देखना चाहिए कि हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है, हमारे जो अधिकार हैं उनका एंटाइटलमेंट किसके पास है, और उनकी सम्मिलित शिक्षा हमको क्या है कि अपने क्यूरिकुलम में सम्मिलित करनी है, जिससे हम क्या है कि दीर्घकाल में सर्वाइव कर सकते जी डॉक्टर साहब, रोजगार की बात आई थी डॉक्टर साहब। आदि किसान सब समस्याओं का समाधान बताता है कि रोजगार की जो भयंकर समस्या है देश में, एक तो यही कि क्या आर्टिफिशियल है, दूसरा ये अगर आर्टिफिशियल नहीं है या है भी तो इसको क्या मतलब मिटाया जा सकता है? हैं। देखिए, आपने 2 वर्ड यूज किए, आर्टिफिशियल है या मिटाया जा सकता है। वास्तविकता में क्या है कि जैसे मनी को हम क्या है कि संयुक्त वस्तु कहते हैं। जी हमें कुछ भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो हमको मनी की रिक्वायरमेंट होती है, जी उससे हम संसाधन खरीदते हैं। और मनी का जो कंट्रोल है वो हमारे बैंकिंग सिस्टम के पास है। जी मतलब आपको क्या है कि अपने घर के आसपास कुछ भी काम करना है तो सबसे पहले बैंक जाना पड़ेगा, जी फिर उससे उधार लेकर या पैसा लेकर वापस आना पड़ेगा, फिर आप करें। तो मीन्स ये खेल है एक एंटाइटलमेंट सिस्टम का, जिसमें क्या है कि 1950 या अंग्रेजों के समय से ये खेल चल रहा है। आप जो स्थानीय संसाधन है उनसे वंचित हैं, उनको आपको खरीदना है।
जी मतलब कॉमर्शलाइजेशन जो क्या कि जीडीपी को बढ़ाएगा। कॉमर्शलाइजेशन आपकी प्री रिक्वायरमेंट है, जो संसाधन पहले नॉर्मली अवेलेबल थे आज वही आपको क्या है कि हवा, पानी, जमीन पैसों में मिल रहा है, और वो पैसों में मिल रहा है। तो मीन्स क्या है कि बैंकिंग सिस्टम कुछ लोगों के फेवरेबल में है, कुछ लोगों के फेवर में नहीं है। अगर आप किसी को शिक्षा देते हैं, किसी भी प्रोफेशन की शिक्षा देते हैं, तो आप उसको इतना उधार या पैसा जरूर दें या इतने संसाधन दें जिससे वो प्रोडक्शन कर सके। आप उसको शिक्षा दे रहे हैं, तो सब क्या है कि एक पार्टिकुलर विशेषीकृत अशिक्षित बेरोजगार की श्रेणी में सम्मिलित होते जा रहे हैं। वो लेकिन क्या है कि अगर आप शिक्षा के साथ साथ उसको संसाधन भी देते हैं तो क्या है कि सेल्फ प्रोडक्शन भी कर सकता है। अब सेल्फ प्रोडक्शन आप क्या है कि जब आप संसाधन देते हैं तो आप उसको लोन पे लो, आपके ऊपर बैंकिंग सिस्टम आपसे वसूली कर देगा। तो इकोनॉमिक सिस्टम की इतनी सारी समस्याएं, इतने सारे उसमें घोटाले हैं, जिसमें क्या है कि कुछ ऐसे लोग जो कुछ भी नहीं करना चाहते सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, और जो कुछ करना चाहते हैं वो उनके द्वारा नियंत्रित होते हैं। वो फिर बेरोजगार के रूप में बहुत सी श्रेणी में सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये निश्चित रूप से आर्टिफिशियल है, और इसको मिटाया भी जा सकता है। इसको मिटाया भी जा सकता है। ये हमारी वित्तीय प्रशासन की एक समस्या है, और इसके साथ साथ ये हमारे राजनीतिक जो सिस्टम, नियम कानून है, इनकी समस्या है। इनको केवल क्या है कि आर्थिक नियमों से नहीं मिटाया जा सकता। अगर आप एंटाइटलमेंट थ्योरी में परिवर्तन करते हैं, लोगों को उनके योग्यता के प्रपोर्शन में संसाधन देते हैं, तो बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आपसे बहुत अच्छी चर्चाएं हुई, आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। एक कोई आपका मैसेज जो आदि किसान की तरफ से सोसाइटी के लिए? देखिए, हमको क्या है कि परस्पर समन्वय के लिए एक आदि किसान सर्किट बनाना चाहिए। कम से कम क्या है कि दूसरा आपके जैसे समान संस्कृति वाला व्यक्ति जो आपसे भाषा के आधार पर, स्क्रिप्ट के आधार पर, स्थान के आधार पर दूर है, उससे आप कैसे मिल पाए। आप क्या है कि 4 धामों की यात्रा भी कर लेते हैं जिंदगी में एक बार, तो एक बार कोशिश कीजिए आप उन लोगों से भी मिल लें जो क्या कि आपके जैसे ही लोग हैं, जिनको क्या कि सरकार ने अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया है, और जिनको क्या है कि लिटरेचर ने अलग अलग पहचान देकर आपसे अलग कर दिया है। तो मेरी आपसे क्या है कि सभी से ये गुंजाइश रहेगी कि वो अपने जैसे दूसरे लोगों से मिले। इंडिया के लोग जो जिस तरह की प्रकृति यहाँ पर है, बड़े भावुक लोग हैं। वो किसी को उस सीमा तक हर्ट नहीं पहुँचाते जो उसके जीवन के अस्तित्व को क्वेश्चन बन जाए। तो एक बार एक आदि किसान सर्किट टाइप का कोई सर्किट बनाया जाए और साल में उसकी यात्रा की जाए, कम से कम कुछ लोग तो ये कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आज हमें टाइम देने के लिए। जुड़े रहे साथी, वैसे ही वीडियो के लिए आपको फिर रूबरू करवाएंगे कभी डॉक्टर साहब से। थैंक यू, धन्यवाद महावीर जी, जोहार। डॉक्टर साहब थैंक यू। अब कोई क्वेश्चन अगर काटना हो तो आप बता देना, मैं काट दूँ।